आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम चैप्टर फर्स्ट के जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे। आप सभी सोच रहे हैं सन आया कहाँ से। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्लाउड्स में जो मूविंग गैसेस हैं उनसे जो बना उसे हम क्या कहते हैं, नेबुले कहते हैं। तो इन सब से ही सन बना हुआ है। नेबुले को कहते हैं अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैस के मिश्रण से बने बादलों का समूह। यानी हमारे स्पेस में जो कई तरह की धूल या फिर गैसेस पाई जाती हैं उनके मिक्सचर से क्लाउड्स का जो ग्रुप बनता है उसे नेबुले कहा जाता है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसी गैसेस क्लाउड से बने हुए हैं। अगर हम सपोज करें ये एग्जिस्ट करते हैं किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल। ये जो गैसेस हैं और डस्टी क्लाउड्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी बहुत सालों से ये रेगुलर मूव कर रहे हैं। और जो सन है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, वो अपने बड़े साइज के कारण कंट्रोल करता है सारी मूवमेंट्स को। इसी फोर्स को ग्रेविटेशन कहा जाता है। हैव यू सीन अ मूविंग टॉप? सिमिलरली दे मूव इन द स्पेस। कई बार हमने जो हम फिरकी या लट्टू लेते हैं वो देखा कैसे एकदम से घूमता है। तो वो क्या करता है, अपने ही पाथ पर घूमता है, अपने ही रास्ते पर घूमता है। इसी तरह स्पेस में सभी प्लैनेट अपने रास्ते पर ही घूमते हैं। हर प्लैनेट का अपना एक पाथ होता है, अपना एक रास्ता होता है। ये जो पाथ है इसे प्लैनेटरी पाथ कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया था कल कि जैसे कि प्लैनेट इसी तरह से अपने एक पाथ पर लगातार उसी रास्ते पे बार बार घूमते रहते हैं, वो उस प्लैनेट का अपना रास्ता है, पाथ है। तो इसी पाथ को हम प्लैनेटरी पाथ के नाम से जानते हैं। ये मूव करते हैं अपनी स्पीड पर, इनकी अपनी एक स्पीड होती है, उसी स्पीड से मूव करते हैं। हर प्लैनेट जो है वो अपना एक टाइम लेता है एक चक्कर को कंप्लीट करने में। हमने हर इमेज अगर हम देखें, हर प्लैनेट इसका अपना एक डायरेक्शन है, अपना एक रेवोल्यूशन है। आप ये इमेज देखिए, इसमें देखिए आपको हर जो प्लैनेट है वो दिखेगा, उसका अपना एक साइज है और हर प्लैनेट अपने ही एक रास्ते पर, अपने पाथ पर घूमता हुआ आपको नजर आएगा। हर प्लैनेट का अपना प्लैनेटरी पाथ है, बट इनकी चाहे रास्ता इनका सबका अलग अलग है, बट इनकी डायरेक्शन हमेशा सिर्फ एक रहती है, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ये इनका है, ये रहती है वेस्ट टू ईस्ट, ये इनकी डायरेक्शन रहती है। ठीक है, जैसे हमारा इधर ईस्ट आ गया, इधर वेस्ट आ गया, तो इसी पे ये बार बार घूमते हैं, वेस्ट से ईस्ट फिर ईस्ट से। तो ये अपना एक पाथ जो है वो रेगुलर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम धरती के लिए लें, जो अर्थ है वो 365 एंड 1/4 डेज जो है वो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में लगाती है। मरकरी जो नियरेस्ट प्लैनेट है इसको अपना चक्कर लगाने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं। और प्लूटो जो फारदेस्ट प्लैनेट है, यानी दूर है जो सबसे प्लैनेट, उसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 248 ईयर्स लग जाते हैं, 248 साल। और यहाँ कंसीडर्ड किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि ये 248 ईयर्स लगाता है एक चक्कर को कंप्लीट करने में, बट साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लूटो डिसअपियर हो चुका है। पहले अर्थ वॉज कंसीडर्ड टू बी सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। पहले हम मानते थे कि जो सोलर सिस्टम है ना उसके सेंटर में हमारी अर्थ है, धरती है। एंड अकॉर्डिंगली द सन रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ, और जो सूरज है वो चक्कर लगाता है। बट दो साइंटिस्ट आए, एक कॉर्पनिक्स दूसरे गैलीलियो। ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने इस कंसेप्ट को जो बताया ना कि धरती के चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता है, इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया, गलत बताया। इनके अकॉर्डिंग सन सेंटर में है और सोलर सिस्टम के, और जो अर्थ है वो प्लैनेट्स के साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो कौन से साइंटिस्ट ने कहा? कोपरनिक्स और गैलीलियो ने।
उन्होंने पहली वाली बात को नकार दिया और सोलर सिस्टम में बताया कि जो सन है वो हमारे सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और अर्थ बाकी प्लैनेट्स के साथ सन के चारों तरफ घूम रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैटेलाइट की। ये जो है छोटे छोटे गैस और सॉलिड, यानी मैंने कल आपको बताया था कि एक जो गैसेस हैं वो जम गई हैं तो वो सॉलिड हेवनली बॉडीज बनी है जो एक दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव कर रही हैं, उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट। हिंदी में इसे कहा जाता है उपग्रह। जैसे प्लैनेट्स, सैटेलाइट, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, अपनी कोई हीट नहीं होती। जो मून है वो सिर्फ एक ऐसा सैटेलाइट है हमारी धरती का, ना तो उसके पास कोई हीट है ना ही कोई लाइट है। सिमिलरली देयर आर 64 सैटेलाइट इंक्लूडिंग मून ऑफ सोलर सिस्टम। ओवरऑल देखें तो सोलर सिस्टम में टोटल सैटेलाइट्स यानी जो हमारे उपग्रह हैं टोटल मून को मिलाकर 64 हैं। तो हमने ऊपर जब देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि मरकरी और वीनस, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये सैटेलाइट जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वाइल मूविंग अराउंड द प्लैनेट, जब वो प्लैनेट के तरफ चारों तरफ घूम रहे हो। ये प्लैनेट के चारों तरफ भी घूम रहे हैं और सन के चारों तरफ, प्लैनेट के चारों तरफ भी घूमेंगे ये और सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है मून। मून जो है वो एक सैटेलाइट है, अर्थ की एक सैटेलाइट है जो नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। क्या है? नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल यानी खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल। ड्यू टू ग्रेविटेशन, चुंबकीय कर्षण के कारण ये जो है मूव करता है अराउंड द अर्थ, धरती के चारों तरफ घूमता है और अपने एक्सिस पे भी घूमता है। यानी अगर यहाँ पर ये चंद्रमा है ना तो ये अपनी जगह पे भी ऐसे घूमेगा और उसके अलावा अपनी जगह पर घूमते हुए बाकी तरफ जो अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर लगाएगा। ये अपना जो साइकिल है, अपना एक चक्कर है अर्थ के नियर अबाउट, वो 27 डेज और 7 आवर्स, 27 दिन और 7 घंटे में पूरा करता है। मून 3,84,000 किलोमीटर दूर है धरती से। ये इसकी दूरी बताई गई है चंद्रमा की धरती से कि इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है और इट लुक्स वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटा दिखता है। नोबडी इज सर्टेन हाउ द मून वॉज फॉर्म्ड। अभी तक कोई नहीं जान पाया कि ये चंद्रमा बना तो बना कैसे। पहले लोग माना करते थे कि ये जो चंद्रमा है ना वो धरती का ही एक हिस्सा है, बट जब एस्ट्रोनॉट चांद पर गए तब वहाँ से वो एक रॉक लेकर आए सैंपल के तौर पर, और जो रॉक सैंपल था उसका एग्जामिनेशन, उस पर रिसर्च की गई, उसके टेस्ट किए गए, उसको चेक किया गया और ये प्रूव किया गया कि ये जो थ्योरी है वो गलत है, चंद्रमा धरती का हिस्सा नहीं है। तो इसी कारण जो मून है वो इन्होंने प्रूव किया कि ये धरती का हिस्सा नहीं है। शायद जो मून तभी बना, उसी समय बना जिस समय अर्थ बनी थी, जिस समय धरती हमारी बनी थी। एक प्रोजेक्ट आया, अपोलो प्रोजेक्ट। नाउ वी नो मोर अबाउट द मून। अब अगर मून के बारे में और जाने या फिर किसी एनी अदर हेवनली बॉडीज, तो इसके ऊपर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, इन्होंने पहला कदम रखा था मून पर 21 जुलाई 1969। कब रखा था? 21 जुलाई 1969। पहली बार यहाँ पर चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने अपना पहला कदम रखा था और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अपलैंड और जो वैलीज हैं वो देखी। ये देखिए, ये मून की आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, स्पेस से जो ली गई है, स्पेस से मून की एक ये इमेज ली गई है। हमारी धरती की तरह ही जो मून है वो ग्लोइंग बॉडी नहीं है, यानी चंद्रमा चमकता नहीं है, ये सिर्फ सनलाइट की रिफ्लेक्शन के कारण ही ग्लो करता हुआ दिखता है। जैसे जैसे मून
रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, यानी जो चंद्रमा है धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसकी पोजीशन जो है वो बदलती चली जाती है हर रोज। इसमें जो है ये इसी कारण अलग अलग, हमें कभी चंद्रमा छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, बट ये कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ये जब चक्कर लगा रहा होता है तो सूर्य की सामने इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, जिसके कारण इसकी पोजीशन डिफरेंट दिखती है हमें। ये सिर्फ पोजीशन चेंज करने के कारण ही होता है, कभी हमें छोटा दिखता है कभी बड़ा। एक्चुअल में असली में ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा। द फार साइड ऑफ द मून फेस द सन, यानी जब सन के सामने जो फेस होगा वो साइड हमें चंद्रमा के दिखेगी, बाकी जगह जो क्या होगा, अंधेरा। इट इज ऑल्सो illuminated but we can't see that side of the moon. This phase of moon is called new moon. तो हम पूरा तो देख नहीं सकते, और जहां पर चंद्रमा की रोशनी पूरी पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, न्यू मून। और इसी तरह से जो मून है एक लगातार क्या होता चला जाता है, स्लिम होता जाता है, फिर एक टाइम होता है कि बढ़ते हुए दिखता है। यहाँ में दिया हुआ है क्रिसेंट। क्रिसेंट एक चंद्रमा की शेप जो हमें बताती है इंक्रीज डिक्रीज, और फुल मून जो है वो हमें हर 15 दिन के बाद दिखाई देता है। तो ब्राइट सरफेस धीरे धीरे, ये देखो पहले हमारे पास ये आता है, तो रेगुलर, जैसे जैसे शेप बदलती जाती है, यानी जब वो अपनी लोकेशन बदलता है तो चंद्रमा की रेगुलर शेप्स जो है वो बदलती चली जाएंगी। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं हमारे मून के, और इसका एक पूरा कप फेज जो है वो कंप्लीट होता है 29 डेज एंड 12 आवर्स। पूरा कंप्लीट जो इसका फेज होता है कि बड़ा हुआ, फिर छोटा छोटा छोटा, और फिर से वापस छोटे से लगातार बड़ा हुआ, तो उसमें टोटल टाइम जो लगता है वो 29 डेज एंड 12 आवर्स, 29 दिन 12 घंटे। इसके बाद बात करते हैं हम कॉमेट्स की। कॉमेट्स पुच्छल तारा, धूमकेतु। जो कॉमेट्स हैं वो एक स्ट्रेंज हेवनली बॉडीज हैं, ये डिफर हैं प्लैनेट से, एंड ये है क्लस्टर हैं नेबुले एलिमेंट्स का। नेबुले अंतरिक्ष में पाए जाने वाले धूल और गैस के मिक्सचर से बने हुए हमारे क्लाउड्स। ये अपीयर होते हैं, यानी ऐसे दिखते हैं जैसे कोई तारा है, और ये बहुत रेयर ही दिखते हैं, बट एक्सीडेंटली। जो कॉमेट है इज ट्रेल्ड बाय अ लॉन्ग टेल ऑफ लाइट। इसकी जब कॉमेट्स हमारी धरती की तरफ बढ़ते हैं उसमें एक स्पीड होने के कारण उसमें पीछे एक लाइट सी नजर आती है, इसलिए इसे टेल्ड स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये सन के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं तो कई बार ये सन के बहुत पास चले जाते हैं और कई बार काफ़ी दूर चले जाते हैं। इट्स पाथ इज एलोंगेटेड, इट्स पाथ इज एलोंगेटेड, नैरो, लूप लाइक। तो कभी इसका जो लूप है, ऐसे अगर मैं इसको शो करूं आपको इसकी इमेज को, तो इसका रास्ता चेंज होता चला जाता है। कई बार मान लो ये हमारा सन है, तो कई बार तो यहाँ से बिल्कुल पास हो जाएगा, कई बार ऐसे दूर हो जाएगा। तो इसका जो ये लूप है ना, ये अलग अलग दिखता है। तो कॉमेट हेली नाम दिया गया था इसे, कॉमेट हेली, इस लूप को नाम दिया कॉमेट हेली, जो एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंग्लैंड एडमंड हेली के नाम से दिया गया था। ये जो स्टार है पुच्छल तारा, या जिसे हम कह रहे हैं टेल्ड स्टार, ये नियर अबाउट 75 to 76 ईयर्स के गैप में ही दिखाई देता है, 75 से 76 साल के गैप में। इट लास्ट अपीयर्ड इन द स्काई इन 1986। अगर मैं बात करूं पहले की, ये इससे पहले कब दिखाई दिया गया था, तो 1986 में दिखाई दिया था हमें। ये देखो इस तरह से होता है, ये स्टार है, तो इसकी लाइट के कारण, स्पीड जो होती है उसके कारण यहाँ पर एक लाइट सी बनती है, इसे टेल्ड कहा जाता है, जिसके कारण इसे टेल्ड स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एस्ट्रॉइड्स, एक्सेप्ट प्लैनेट्स देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लैनेट्स। छोटे छोटे और भी कई प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। इसके बाद मिटियोर्स एंड मेटेओराइट्स, इन्हें हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, टूटता हुआ तारा। यहाँ पर जब भी आप तारे को गिरते हुए देखेंगे तो वो मिटियोर्स या फिर मिटियोराइट्स हैं।
इनफैक्ट दीज आर नॉट एक्चुअली स्टार्स, बट ये एक्चुअली में स्टार्स नहीं होते। सोलर सिस्टम में जो बिखरा हुआ मटेरियल है वो होते हैं, ये एक्चुअल स्टार नहीं है ये। जब ये मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सन और अर्थ के नियर अबाउट आते हैं, तो ग्रेविटेशन के कारण अर्थ की एटमॉस्फेयर में काफ़ी स्पीड से एंटर करते हैं, और स्पीड से एंटर करने के कारण, फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण इसमें जो है आग लग जाती है। तो ये इसका रिजल्ट क्या है कि ये ऐसे एकदम टूटते हुए तारे की तरह हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम मिटियोर्स कहते हैं। जब वो टूटता हुआ तारा वह हमारी धरती पर गिरने से पहले ही खत्म हो जाए तो वो मिटियोर्स कहलाता है। पर जब वो टूटता हुआ तारा पूरी तरह से ना जले, पूरी तरह से खत्म ना हो और हमारी धरती पर एक सॉलिड फॉर्म में आकर गिरे, तो उसे मेटेओराइट्स कहा जाता है। मेटेओराइट्स जो है वो क्रिएट करता है एक क्रेटर, यानी जब वो धरती पर इतनी स्पीड से, अगर कोई पत्थर लोगे ना, बहुत स्पीड से नीचे की तरफ मारोगे, जैसे ज़मीन के ऊपर मारोगे ऐसे, तो ज़मीन में भी खड्डा हो जाएगा, वो गैप पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से जो हमारे मेटेओराइट्स हैं, ये भी काफ़ी स्पीड से आते हैं और धरती पर स्पीड से गिरने के कारण एक क्रेटर बनाते हैं, ठीक है, गड्ढे बना देते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है क्रेटर ऑफ एरिजोना। क्रेटर ऑफ एरिजोना भी एक मेटेओराइट्स के कारण ही बना था। 50 साल पहले एक 30 से 50 डायमीटर का एस्ट्रॉयड धरती पर आकर गिरा था, प्लेट्यू इन नॉर्थर्न एरिजोना। तो वहाँ पर इसके गिरने के कारण 570 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, 570 फीट गहरा। तो जो वो क्रेटर बना ना एरिजोना में, तो उसको नाम दिया गया क्रेटर ऑफ एरिजोना। इसके बाद द अर्थ इट्स शेप एंड साइज, जो अर्थ जहां पर हम रह रहे हैं वो बहुत बड़ी है साइज में। एक्चुअली हम इसका सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाते हैं। साइंटिस्ट ने इसकी कई फोटोग्राफ्स ली हैं स्पेस से, और फोटोग्राफ जो स्पेस से ली गई हैं उसमें देखेंगे कि अर्थ जो है वो स्फेयर है। एक्चुअल में अर्थ जो है वो बिल्कुल राउंड नहीं है। ऑरेंज देखा है, ऑरेंज भी जब हम देखते हैं तो देखने को तो वो बॉल जैसा है, बट एक्चुअल में ऑरेंज इस तरह से हमारी थोड़ी सी शेप जो है नीचे और ऊपर से हल्की हल्की जो है कैसे होती है, समतल होती है, प्लेन होती है। तो इसकी जो है एक्चुअल में प्रॉपर सर्कुलर शेप नहीं है, ये स्फेयर शेप में होता है। रेवोल्यूशन के टाइम जो अर्थ है सन और मून के बीच में, धरती जब सूरज और चांद के बीच में आती है, तो जो शेडो पड़ती है अर्थ पर ऑन द मून, उसे हम लूनार एक्लिप्स का कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। वी नो दैट द शेडो ऑफ अर्थ ऑन द मून इज सर्कुलर इन शेप। जो शेडो पड़ती है ना मून पर धरती की, वो सर्कुलर है, बट ये भी प्रूव किया जा चुका है कि जो अर्थ है वो सर्कुलर में नहीं, स्फीयर शेप में है। ये हमारी अर्थ की एक इमेज है जो स्पेस से ली गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहते हैं कि ये भी प्रूव किया जा चुका है, जो अर्थ है ना वो हमारी नॉर्थ और साउथ पोल से, यानी ऊपर और नीचे से कंप्रेस हुई हुई है, दबी हुई है। ये जो स्फीयर्स हैं वो फ्लैट होते हैं टॉप और बॉटम में, इन्हें हम स्फेरॉइड के नाम से जानते हैं। और हमारा अर्थ जो है वो एक ओब्लेट स्फेरॉइड, यानी एक चपटा स्फेरॉइड है, यानी ये एरिया इसका कैसा है, थोड़ा सा चपटा है। द नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑफ द अर्थ, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है धरती के, जहां पर फ्लैट एरिया है उसे हम पोल कहते हैं। यानी अगर हमारी ये अर्थ है, इसका ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया, ये नॉर्थ एंड है और ये साउथ एंड है, जहां पर ये थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता है, इसे हम पोल कहते हैं। नॉर्थर्न एंड नॉर्थ पोल है और साउथर्न एंड साउथर्न पोल है। ये इमेजिनरी लाइन जो है वो पास होती हैं, इससे उन्हें हम एक्सिस कहते हैं। यानी इसमें जो हम ऐसे ना अलग अलग हम लाइंस बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, ताकि हमें इसको पढ़ना आसान हो जाए।
तो इन्हें एक्सिस है कहा गया है। जो अर्थ है, द अर्थ एक्सिस इज नॉट अ स्ट्रेट बट इट्स मेक एन एंगल 66.5 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। जब आप ग्लोब देखोगे ना कभी, तो ग्लोब में जो लाइन जैसे हमारे पास ये बनी होती है, ग्लोब हमारा कुछ इस तरह से बना होता है, इस तरह से। तो कभी सोचा है कि ये चीज़ ऐसे टेढ़ी क्यों है, इसे ऐसे सीधा क्यों नहीं लगाया गया, इसे ऐसे क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जब हम इसका एंगल चेक करते हैं, इसके ऑर्बिट से इसको चेक करते हैं, तो हमारी धरती जो है वो 66.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। एक्सल और एक्सिस इज नॉट अ हार्ड लाइन। एक्सिस कोई हार्ड लाइन नहीं है। अगर आप कहो, अभी मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी अर्थ की जो स्पेस से ली गई है, इसमें कोई लाइन नहीं दिखेंगी, वो जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है ताकि हम एक लोकेशन को कैलकुलेट कर सकें। और इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट टू वेस्ट जो है अर्थ के सेंटर में आती है। अर्थ के सेंटर में जो हमारा डायमीटर होता है ना, अगर कहीं सर्कल के बीच में हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे डायमीटर बनाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है। ईस्ट टू वेस्ट जब ये इमेजिनरी लाइन जो है रन कर रही है, इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेटर कहेंगे। इसके बाद बात करें साइज की। अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ प्लैनेट्स, हमारा अर्थ जो है वो 5th पोजीशन पर है। हमने पढ़ा था जे सन, उसके बाद 5th पोजीशन क्या है? अर्थ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू एरिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th पोजीशन। उसके अलावा इसका जो डायमीटर, अगर हम बात करें अर्थ का डायमीटर, ईस्ट टू वेस्ट अगर जाते हैं तो आता है 12,756। और अगर इसका हम इस तरह से डायमीटर देखें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ये आता है हमारा 12,712। यानी इन दोनों के देखो, अगर बॉल होती, सर्कुलर होता, तो इसका डायमीटर ऐसे भी सेम होता, ऐसे भी सेम होता, बट इसका डायमीटर नॉर्थ टू साउथ अलग है और ईस्ट टू वेस्ट अलग है। तो इसी कारण हम यहाँ पर ये बात प्रूव कर चुके हैं कि हमारी अर्थ जो है वो सर्कुलर नहीं है बल्कि स्फेयर है। और इसका डायमीटर जो है वो पोल्स में वो हमारा कितना है? 44 किलोमीटर का है। तो कुछ पॉइंट्स जो हमें इसमें रेगुलर ध्यान में रखने हैं। यूनिवर्स इज सो ह्यूज that sun, planet, satellite, star, dust and gases are just its parts। सिर्फ एक यूनिवर्स का ये सब एक हिस्सा है। शाइनिंग बॉडीज जितनी भी यूनिवर्स में है, यानी जो हम रात को देखते हैं, वो सब क्या है? स्टार्स। और उन सबको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कॉन्स्टलेशन, यानी तारामंडल। उसके बाद जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो जिस डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं कैलकुलेट किया जा रहा, एक यूनिट रखी गई उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या थी? लाइट ईयर, जिसे हम यूनिवर्स में जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड इन सेंटेंस, जो मैंने आपको बताया था, MVEM जेसन, MVEMJSUN, जेसन। तो उसको इन्होंने एक सेंटेंस में भी बताया गया है कि आप इसे कैसे याद कर सकते हो। अपने प्लैनेट के जितने भी हमारे पास सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, आप ऐसे कर लीजिए, या फिर MVEM जेसन। तो ये एक आइडिया है सिर्फ अपने प्लैनेट्स को लर्न करने का सीक्वेंस में। जो पावर है अट्रैक्शन की, वो सन के ऊपर है, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, इनमें जो अट्रैक्शन की पावर है, जिसे क्या कहते हैं हम? ग्रेविटी। इसके बाद कॉस्मोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन कौन थे? जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। कब रखा था? 21 जुलाई 1969। ड्यूरिंग द revolution of earth around the sun, that of moon around the earth,
इनकी पोजीशन जो है वो सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स को बनाती है। ठीक है, ल्यूनर एक्लिप्स मैंने आपको बताया चंद्र ग्रहण। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो याद रखने वाले थे। इसकी जो एक्सरसाइज रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की आपको वीडियो कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे की क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। बाय बाय।